फिर विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे नागर मंदिर शैली और द्रविड़ मंदिर शैली के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन द नागर टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो थोड़ा सा भूमिका तो वही वाला जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि भूमिका को यथावत रखा जाता है, बाकी आप चाहे तो भूमिका अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। तो भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विविधताओं वाला देश है। यहाँ के मंदिर वास्तुकला से समृद्ध हैं, जिसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मानी जाती है। भारत के मंदिर और अन्य वास्तुकलाओं में स्वदेशी सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक आवश्यकताओं और आर्थिक समृद्धि की झलक दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ की वास्तुकला का अध्ययन भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं को प्रकट करता है। और यह मंदिर की जो श्रृंखला है, ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पाई जाती है, लेकिन इनमें क्षेत्रीय तत्व दिखाई देते हैं। इसीलिए मंदिर के शैलियों में हमें विभिन्नता दिखाई देती है। मंदिरों का जो वास्तविक विकास है वो गुप्त काल से माना जाता है। गुप्त काल का जो प्रारंभिक मंदिर है, सांची का मंदिर संख्या 17, उसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है एनसीईआरटी के अनुसार। अभी हाल में बमनियाओं से भी एक मंदिर प्राप्त हुआ है, जिसका संबंध कुछ लोग कुषाण काल से और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका संबंध पुष्यमित्र के काल तक भी जा सकता है। लेकिन जब तक बहुत कुछ जानकारी न मिल जाए, बस आप लोग जानकारी रखे रहिएगा। तो भारत में शिल्पशास्त्र जैसे वास्तु ग्रंथ इस काल में ही लिखे गए, गुप्त काल में। और इसमें मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख शैलियों का उल्लेख है: नागर वास्तुशैली, द्रविड़ वास्तुशैली और बेसर वास्तुशैली। तो चलिए हम बात करते हैं इनके बीच के अंतर के विषय में। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं, पहले सुन लीजिएगा कुछ जो नई बातें मैं जोड़ रहा हूँ। फिर देखिए, नागर शैली के मंदिर विशेष रूप से उत्तर भारत में प्राप्त होते हैं, जबकि द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं विशेष रूप से दक्षिण भारत में दिखाई देते हैं। और नागर शैली के जो मंदिर हैं ये उत्तर भारत में हिमालय के तराई क्षेत्रों से लेकर के, या हम ये कह दें कि पर्वतीय प्रदेशों से लेकर के जो गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ तक हमें उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिर बने हुए दिखाई देते हैं। जबकि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो कृष्णा नदी से लेकर के कावेरी नदी के बीच में फैले हुए दिखाई देते हैं। जहाँ नागर शैली के जो मंदिर हैं वह विशेष रूप से हमें कलिंग से लेकर के गुजरात तक, यानी कलिंग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ठीक है, आपके राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर इत्यादि क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। वहीं द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं विशेष रूप से तमिलनाडु के क्षेत्रों में और कुछ हद तक आंध्र के क्षेत्रों में फैले हुए दिखाई देते हैं। जहाँ नागर शैली के मंदिर की प्रमुख जो, मतलब अगर कहा जाए कि प्रमुख जो शैली है, उसमें कलिंग शैली, टेराकोटा शैली यानी बंगा शैली, पर्वतीय शैली, अहोम शैली, लाट शैली, आपके भूमि शैली और चंदेल शैली का उल्लेख किया जा सकता है। वहीं द्रविड़ शैली में पल्लव शैली, चोल शैली, पांड्य शैली, विजयनगर शैली और नायक शैली को रखा जाता है। इसके प्रकार हैं। नागर शैली के जो मंदिर हैं, अब यहाँ पर आप देखिए, वो वर्गाकार आधार पर निर्मित है। उनका अधिष्ठान कैसा है बेटा? वर्गाकार है। जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर के आधार अधिकांश आयताकार आधार पर निर्मित हैं। इसके अलावा वृत्ताकार, अष्टकोणाकार, ठीक है, जिसको वृत्ताकार को तो गजपृष्ठी भी कह देते हैं, ठीक है, वर्गाकार कई उसके प्रकार दिखते हैं, लेकिन अष्टकोणाकार और आयताकार इसकी प्रमुख दिखाई देते हैं।
अब नागर शैली के जो शिखर हैं उनकी संरचना पर्वत श्रृंग के समान है, यानी पर्वत के चोटी के समान दिखाई पड़ती है, जिसकी तुलना मेरू पर्वत से की जाती है। जबकि द्रविड़ शैली की शिखर संरचना जो होती है, जिन्हें विमान कहा जाता है, ठीक है, वो पिरामिड के समान दिखाई देती है। शिखर के साथ ऊपर उप शिखर की ऊर्ध्वरैखिक परंपरा मिलती है, उरुश्रृंग के रूप में छोटे छोटे शिखर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो जो विमान है उनका क्षैतिज विभाजन मिलता है और विमान के ऊपर छोटी छोटी मूर्तियों का अलंकरण, सुंदर और मतलब विविध रंगों वाली मूर्तियों का अलंकरण मिलता है। शिखर के शीर्ष भाग पर ऊर्ध्वरैखिक आमलक और उसके ऊपर कलश प्राप्त होता है। जबकि द्रविड़ शैली के विमान के शीर्ष भाग पर, देखिए मैं यहाँ शिखर नहीं कह रहा हूँ, विमान कह रहा हूँ, कलश की जगह बेलनाकार या एक ओर से अर्धचंद्राकार जैसी संरचना, उसके ऊपर अनेक कलशवत स्तूपिकाएं बनी होती हैं। अगर हम बात करें नागर शैली में तो शिखर सामान्यतः एक मंजिला होता है, जबकि द्रविड़ शैली के विमान जो होते हैं वो बहुमंजिले होते हैं, कई तल्ले के होते हैं। छठी बात यह है कि गर्भगृह के सामने मंडप और अर्धमंडप बने होते हैं, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर में गर्भगृह के सामने मंडप आवश्यक नहीं है। प्रायः शिखर विहीन मंडप, चावड़ी या चौलत्री के रूप में स्तंभ युक्त महाकक्ष हैं। सातवीं बात, द्वार के रूप में सामान्यतः तोरण द्वार का प्रयोग किया गया है, जबकि द्रविड़ शैली में देखा जाए तो वहां पर विशाल गोपुरम बनाए गए हैं जो अलंकरण युक्त है। आठवीं बात यह कि मंदिर का एक सामान्य परिसर दिखाई पड़ता है, जबकि द्रविड़ शैली में मंदिर का एक विशाल प्रांगण दिखाई पड़ता है। नागर शैली के जो मंदिर हैं वो आसपास नदियों के जल से अभिषिक्त होते थे या नदियों का जल का प्रयोग होता था, लेकिन द्रविड़ शैली के मंदिर में हमें कल्याण या पुष्करणी के रूप में जल तालाब या जलाशय प्राप्त होते हैं, जबकि नागर शैली में जलाशय का साक्ष्य नहीं मिलता, बल्कि बगल में नदियों के जल से देवता का अभिषेक किया जाता था। अगली बात है, मंदिर प्रांगण में पृथक दीप स्तंभ या ध्वज स्तंभ का विधान नहीं है, लेकिन द्रविड़ शैली में प्रायः मंदिर प्रांगण में विशाल दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ का विधान दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें नागर शैली के मंदिर की तो द्रविड़ शैली की तुलना में ये कम ऊंचाई वाले हैं, जबकि द्रविड़ मंदिर शैली की जो मंदिर हैं वो प्रायः हमको कैसे दिखाई पड़ते हैं, वह नागर शैली की तुलना में अधिक ऊंचाई वाले दिखाई देते हैं। नागर शैली के प्रमुख मंदिरों में अगर देखा जाए तो लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, आपके चंदेल की खजुराहो के जो भी मंदिर हैं, लक्ष्मण टेम्पल, परशुरामेश्वर टेम्पल, आपके माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सोमनाथ मंदिर इत्यादि को रखा जा सकता है। वहीं द्रविड़ मंदिर शैली के अंतर्गत हम कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चुलपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, मीनाक्षी का मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल इत्यादि को रखा जा सकता है, जो इसके प्रमुख उदाहरण हैं, सुंदर उदाहरण हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि इतना टॉपिक आपके लिए काफ़ी होगा एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि ये 250 वर्ड में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।